हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय पी के। इस सेशन में हम ईवीएस के बारे में डिटेल से जानने का अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एनवायरमेंटल शब्द का अर्थ क्या है, यानी जो एनवायरमेंटल शब्द लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच से, लैटिन से, चीनी से या फिर हिंदी से। तो वो किससे लिया गया है दोस्तों, फ्रेंच से। आपको याद रखना है एनवायरमेंटल शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका फ्रेंच। सेकंड पॉइंट है, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो यानी पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन आते हैं और मानव निर्मित दोनों संसाधन आते हैं। ओके दोस्तों, प्राकृतिक भी, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो ये कहते हैं ताप, मृदा, पर्यावरण, प्रकाश पर्यावरण के खालिस्तान के घटक के अंतर्गत आते हैं। अब आपको दिए बताना है कि ताप, मृदा और प्रकाश ये भौतिक पर्यावरण घटक के अंतर्गत आते हैं या फिर रासायनिक। तो दोस्तों ये प्रकृति में ताप, मृदा, प्रकाश प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसलिए कैसे हो जाएंगे दोस्तों, ये भौतिक घटक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के खालिस्तान क्षेत्र में आते हैं, वायुमंडल में, जलमंडल में या क्षुमंडल में। यदि ऐसे आपसे पूछे वायु, जल या फिर, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, ये वायुमंडल में आते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी। ओके दोस्तों, ये किस में आएंगे, वायुमंडल में। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का 2/3 भाग किससे घिरा हुआ है, तो आपको बताना है दोस्तों ये किससे घिरा हुआ है, जलमंडल से। यानी लगभग 70% भाग पर, पृथ्वी के 70% भाग पर क्या है दोस्तों, वाटर है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 70% यानी 2/3। ओके दोस्तों, यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग 70 के आसपास आता है, यानी 68 पॉइंट कुछ आता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका धूल के कण, जल वाष्प खालिस्तान में पाए जाते हैं। अब तो धूल के कण एवं जल वाष्प आपको पता है दोस्तों, ये वायुमंडल में ही, एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत दोस्तों। ये दोस्तों हम थोड़ा डिटेल से जानने के लिए वन लाइन फैक्टर को पढ़ रहे हैं, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। आपको बताना है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों, शहर का नाम पूछा गया है रियो डी जेनरी में। ओके दोस्तों, शहर का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो ये रियो डी जेनरी, और 1992 में ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। एक मेढक है, यदि टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में। ओके दोस्तों, कैसे होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में। इस सीरीज चलती है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला चलती है। जैसे सबसे पहले ये घास हो गया, घास को खाएगा टिड्डा। अब टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, सर्प। सर्प को खाएगा दोस्तों पक्षी। ओके दोस्तों, जैसे मोर हो गया, क्या हो गया, पक्षी में मोर। तो ये जो हरी घास होती है, इस सूर्य प्रकाश से डायरेक्ट अपने भोजन को बनाती है, इसलिए ये कहलाएंगे दोस्तों उत्पादक। क्या कहलाएंगे, उत्पादक। और उत्पादक के बाद से इस घास को जो पहले खाएगा, अब जैसे टिड्डा खाया या हिरन ने खाया, बकरी ने खाया, ये सभी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। ओके दोस्तों, अब इस टिड्डी को यदि कोई मेढक खाता है तो, या हिरन को कोई और जानवर खाता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता में। ओके दोस्तों, अब मेढक को यदि सर्प खाता है या फिर मोर खाता है डायरेक्ट, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, तृतीय उपभोक्ता में। ओके दोस्तों, क्लियर है। पेड़ पौधों ने घास बनाई डायरेक्ट, वो उत्पादक कहलाएंगे। ओके दोस्तों, अब घास को जो भी खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता, उसको जो भी सेकंड खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता, और लास्ट में जो खाएगा वो तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पृथ्वी पर खाली स्थान परिस्थिति तंत्र सबसे बड़ा होता है। अब कौन सा तंत्र सबसे बड़ा होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल क्लियर है, समुद्र तंत्र। यानी सबसे ज़्यादा जीव जंतुओं प्रजाति है ना, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, वनस्पति और जड़ी बूटियाँ, ये कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये समुद्र एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है।
पृथ्वी पर तो रेयर केसेस में आपको कमी टाइप के वैरायटी के क्या मिलेंगे, जीव जंतु पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन समुद्र में अपार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए भारत में चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों? उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। इसके प्रणेता कौन थे? बाबा आमटे। ओके दोस्तों, आमटे याद रखना है आपको। और इन्होंने आगे सहायक की भूमिका किन्होंने निभाई थी? किन्होंने दोस्तों? कौन थे दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, ये कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन, एक मिनट दोस्तों, चिपको आंदोलन से रिलेटेड कौन थे दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा। ओके दोस्तों, जिन्होंने इनको इस आंदोलन को आगे लेके गए। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे कहा गया है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन आएगा दोस्तों? शेर आएगा। ओके, क्योंकि शेर को भी बाद लास्ट में कौन खाता है? जो गिद्ध वगैरह होते हैं वो खा जाते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको याद रखना है, IMP क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सीधी एक रेखीय दिशा में होता है। एक रेखीय दिशा, यहाँ पे एक दिशा भी पूछ लें तो एक रेखीय यानी सीरियल से क्रम में चलता है। ऐसा नहीं है कि इस तरफ ऊर्जा चली जाए उस तरफ, एक दूसरे से, यानी थोड़ा इसको और समझ लीजिए आप। जैसे 100 किलोग्राम घास को बकरी ने खाया। किसने खाया दोस्तों? बकरी ने। तो ये इसका 10% ही किसको मिल पाएगा? बकरी को इसकी एनर्जी मिल पाएगी। अब 10 kg यदि मांस शेर ने खाया दोस्तों, तो 10 का 1 kg यानी 10% शेर को एनर्जी मिलेगी। तो एक रेखीय क्रम में एक सीरीज बनती है। ओके दोस्तों, जो ऊर्जा का 10% का लॉ भी कहलाता है। ठीक है ना, आगे आएगा आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी? एक दिवसीय। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्या किसको? स्टॉकहोम को दोस्तों। ओके, इसको स्टॉकहोम, क्योंकि स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन हुआ था। ओके दोस्तों, अब कब हुआ था ये? तो 1972 में हुआ था दोस्तों। ओके दोस्तों, उसी टाइम से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून हो जाएगा दोस्तों, 5 जून 1972। ओके, कहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम में। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंडा 21 जारी किया गया था 1992 में। ओके दोस्तों, तो ये भी एजेंडा के बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिटेल से समझेंगे। ओके दोस्तों, फिर से नेक्स्ट पॉइंट है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 1973 में की गई थी। ओके दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण हेतु एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तब वो आपका कर्नाटक था दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे चिपको पूछा जाए, चिपको आंदोलन, तो वो उत्तराखंड था। यदि एपिको आंदोलन पूछा जाए तो वो कर्नाटक था। यानी चिपको आंदोलन की ही तर्ज पर कर्नाटक में भी इसी आंदोलन को महत्व देते हुए उन्होंने वृक्षों को संरक्षित करने के लिए आंदोलन चलाया, जो एपिको आंदोलन के नाम से प्रचलन में आया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, ये आपको 2 नाम याद रखने हैं, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए आगे आए। ओके, और उन्होंने एक नर्मदा बचाओ आंदोलन को चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो अपन ने पिछली वीडियो में भी इसको देख लिया था। पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ओके दोस्तों, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पर्यावरण मित्रों को, पर्यावरण शिक्षा मित्रों को, पेड़ पौधे लगाने वालों को और इनकी रक्षा करने वालों को। अब कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन हैं, इनको कवर करते हैं। आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको? विश्व ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस के बारे में यहाँ पे आपको दोस्तों बताना है। तो ओजोन की जब भी बात आएगी तो ये हो जाएगा 16 सितंबर। कब होगा दोस्तों? 16
सितंबर को आपको याद रखना है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। राइट आंसर सी होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कहा गया वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। तो अब वन्य प्राणी जीव जंतु कैसे विलुप्त हो रहे? वायु प्रदूषण की वजह से, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आवास स्थान को क्षति पहुंचाने से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट, आपने सही जवाब दिया। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आवास स्थान को क्षति पहुंचाने से, जब हम उनके आवास ही खत्म कर देंगे, जैसे मान वगैरह, उनकी गुफा, इनको ही हम नष्ट कर देंगे, तो वो कहाँ रहेंगे, यानी वो विलुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे कहीं, और एक कगार पर उनकी मृत्यु होती जाती है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। अब वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है, तो मृदा अपरदन होगा आपका, या बाढ़ आना, आपको बताना है दोस्तों। मृदा अपरदन होगा, या बाढ़ आना होगा, सूखा पड़ना, या ये सभी हो जाएगा। तो वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से दोस्तों क्या होगा आपका? मृदा अपरदन। ओके, क्योंकि वन कट जाएंगे तो मृदा भी होगी। जरूरी नहीं है दोस्तों कि यदि वन ना रहे तो बाढ़ आए। ओके, इस पे डाउट है दोस्तों, फिर भी आप ध्यान रखना कि आंसर आपका यही उसमें दिया गया था, मृदा अपरदन, है ना। ये सभी भी हो सकता है, बस सूखा पड़ना वन्य जीवों से रिलेटेड नहीं है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वन संरक्षण चिपको आंदोलन चलाया था, तो आपको पता है ये उत्तराखंड में चलाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, विलुप्तीकरण के संकट ग्रस्त जंतुओं व पादपों की सारणी का प्रकाशन किस पुस्तक में किया गया है? तो आपको इसको थोड़ा समझना होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IMP। तो ये किसके लिए हो जाएगा? रेड डेटा बुक। ओके दोस्तों, ये क्या होती है? रेड डेटा बुक। अब ये होती क्या है? तो इसमें दोस्तों जो जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं उनकी प्रजातियों एवं संरक्षण के लिए कुछ जानकारी इकट्ठी करने के लिए रेड डेटा बुक जारी की जाती है। ओके दोस्तों, तो रेड डेटा बुक की स्थापना कब हुई थी? तो आपसे यदि स्थापना पूछे तो स्थापना 1964 में हुई थी। ओके दोस्तों, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण की पशु, कवक, पादपों आदि प्रजाति में विस्तृत रूप से इनकी एक रिपोर्ट जारी करता है। किसके माध्यम से? IUCN। ओके दोस्तों, IUCN एक संस्था है जो रेड डेटा बुक को जारी करती है। फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके दोस्तों, और हिंदी में आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ओके, अब यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि रेड डेटा बुक, पहली रेड डेटा बुक कब जारी की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1972 को। कब जारी की गई? 1 जनवरी 1972 को। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, अभी तक कितनी रेड डेटा बुक जारी की जा चुकी हैं? ओके दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक 5 रेड डेटा बुक जारी की जा चुकी हैं। ओके दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन फिर से आता है कि 5 जो जारी की गई हैं वो प्रथम रेड डेटा बुक किसके बारे में जारी की गई थी? तो वो स्तनधारी के बारे में। ओके दोस्तों, स्तनधारी जीव जंतुओं के बारे में रेड डेटा बुक जारी की गई थी। दूसरी कब की गई थी? दूसरी किसके लिए की गई थी? पक्षियों के बारे में बताने के लिए। और थर्ड की गई थी दोस्तों मरुस्थलीय उभयचर के प्राणियों के बारे में बताने के लिए। ओके दोस्तों, फोर्थ किसके लिए की गई? मछलियों के लिए, फिश के लिए की गई। और 5 की गई है पौधे एवं वनस्पतियों के लिए। ओके दोस्तों, पौधे एवं वनस्पति तो आपको क्लियर हो गया। प्रथम स्तनधारी, द्वितीय पक्षी, तृतीय मरुस्थलीय उभयचर के लिए, चौथी मछली के लिए, 5वें जो करंट में है अभी पौधे एवं वनस्पतियों के बारे में जानकारी देने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को आप प्रेस करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।